Welcome to Career Counseling Session by Lalit Mahajan Saraswati Vidya Mandir, Vasant Vihar. हमारे पास वो बच्चे हैं जो इस समय डिलेमा में हैं, कुछ ना कुछ उनके मन में प्रश्न चल रहे हैं और शायद सबसे बड़ा प्रश्न, the most important question right now is what will be the date sheet for both, है ना? सभी 10th क्लास वाले बच्चों के पास दिमाग में होगा कि अब हमारे बोर्ड्स की डेट तो आ गई कि 4 मई से हमारे बोर्ड स्टार्ट होंगे, ऐसा कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन सीबीएसई ने कहा है. बट देन अनदर डिलेमा, एक और इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट, बोझ हो जाने के बाद रिजल्ट आएगा अराउंड 15 जुलाई को और उसके बाद हम कब 11th पढ़ेंगे? 11th का साल तो बहुत छोटा हो जाएगा. अच्छा, उसका अगला क्वेश्चन कि अगर 11th में आ गए, पढ़ना क्या है? साइंस लेना है, कॉमर्स लेना है, क्या लें? ह्यूमैनिटीज लें? मुझे मेरे को बैंकिंग सेक्टर में जाना है, मुझे पेंटिंग पसंद है. सो मेनी क्वेश्चंस गोइंग ऑन इन आवर माइंड कि हमें कौन सा कोर्स ज्वाइन करना है. तो आई एम थैंकफुल रादर टू आवर प्रिंसिपल सर, जिन्होंने ये आपके लिए अपॉर्चुनिटी अवेल कराई है कि आज आप अभी से वो क्वेश्चन तो क्लियर कोर्स कब होने वाले हैं, अब तो सिर्फ डेट्स का मैटर रह गया, बट आगे पता नहीं चलेगा कि टाइम कब निकल जाएगा और आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएंगे और नेक्स्ट टाइम पीरियड पे आ जाएंगे कि आप 11th में होंगे और आप कौन सी स्ट्रीम में होंगे, यू आर नॉट श्योर एट दैट टाइम. और मोर ओवर क्लास 9 से लेकर 10th में जिसमें आप सोच रहे हैं कि हम किस कोर्स को ज्वाइन करेंगे, हम ये करेंगे, 1 साल है हमारे पास, तब तक ये पेंडेमिक आ गया और तब हम अपने फ्रेंड्स को मिल पाए, ना रियल में अपने टीचर्स को मिल पाए, ना अपने ऐसे किसी नोन को मिल पाए जो हमें गाइड कर पाते कि हम आगे क्या स्ट्रीम चूज करें. तो वी हैव अ लिमिटेड दायरा, हमारे पास लिमिटेड एक्सपीरियंस शेयर कर पा रहे हैं और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म तक जितना हमें पाता चल पाता है हम उतना ही जानते हैं. तो टुडे वी आर गोइंग टू गो अबाउट मेकिंग श्योर और मे बी वी विल स्टार्ट डायरेक्टिंग आवर माइंड वेयर वी हैव टू बी आफ्टर 6 months right from now. I would like to call on our principal sir to please give his guidance on this career counseling session. Over to you, sir. सबको नमस्ते. जो टीचर्स हैं, बच्चे हैं, सबको मेरा नमस्कार. और जैसा भी शीतल जी ने बताया कि 10th में हम सब आए अभी और बोर्ड्स भी आने वाले हैं और हमारे मन में ये तो चल ही रहा होगा कि हमें क्या करना चाहिए. तो इसमें बहुत सारी चीजें, बहुत सारे उथल पुथल दिमाग में, पेरेंट्स में, सब में चल रही होती है. तो देखिए अब हमें आगे क्या करना है, क्योंकि कई बार ऐसी कंफ्यूजन भी होती है कि कोई कहता है कि मैं तो भाई कॉमर्स ले लिया, मैथ्स चाहिए कि नहीं चाहिए, फिर आर्ट्स लिया, मैथ्स चाहिए कि नहीं चाहिए, साइंस में भी बहुत सारी चीजें चल रही होती हैं. तो बल्कि हम देखते हैं अगर पहले से थोड़ी सी नॉलेज हमें होती है तो कहते हैं कि थोड़ी सी हम कहते हैं स्मार्ट वर्कर बनना जरूरी होता है. तो स्मार्टली अगर हम वर्क करेंगे तो उससे पहले हमें डिसीजन लेना होता है. तो उसी हिसाब से हम चलते हैं, यानी कम मेहनत पे हम ज्यादा आ सकता है, ज्यादा अच्छा रिजल्ट आ सकता है. तो इसलिए कहते हैं कि अगर पहले हमें अपना गोल फिक्स करना होता है, भाई हमें कहाँ जाना है, उस हिसाब से हम मेहनत भी करते हैं. अभी हमारे पास जो भी टाइम बचा है, आप सबको पता चला अभी 4th में एग्जाम है, मुझे लगता है बिल्कुल ये राइट टाइम है. और इस टाइम अगर हम जितना कहते हैं, जो लॉन्ग जंप करने वाला होता है ना, पहले तो आराम से चल रहा होता है, लेकिन जैसे लाइन के पास आता है ना, वैसे अपनी स्पीड तेज करता है. तो हम सब बिल्कुल अब तक क्या किया वो मैटर नहीं करता, 9th में क्या किया वो मैटर नहीं करता. अब हम जो करने वाले हैं वही हमारा रिजल्ट भी आने वाला है, और रिजल्ट हम तभी ला पाते हैं जब हमें पता होता है हमें जाना कहाँ है. तो ऐसे बहुत सारे कहते हैं भाई जो साइंस लेते हैं तो केवल डॉक्टर और इंजीनियर बनते हैं, कॉमर्स लेते हैं तो केवल सीए, इस तरह से सीए, बहुत सारे लाइन है, आपने देखा होगा, कोई बीबीए करते हैं, बीसीए करते हैं इधर, और वो तो कोई बच्चा भी कर सकता है, साइंस वाला, कॉमर्स वाला, ऐसे आर्ट्स में भी है. तो कहते हैं कि तो अगर हम दूसरे वे में सोच रहे हैं कि आर्ट्स वाले आप देखेंगे उनका जो रिजल्ट होता है, जो आउटपुट होता है, कई बार जितना साइंस वाले मेहनत करते हैं, कम मेहनत से भी ज्यादा अच्छा उनका आउटपुट आ रहा है. आपने देखा होगा आजकल जितने सिविल सर्विस लोग जा रहे हैं, ज्यादातर आर्ट्स के होते हैं या आर्ट्स सब्जेक्ट करते हैं बाद में. तो ऐसे बहुत सारी चीजें मुझे लगता है कि जैसे जो हमारे एक्सपर्ट हैं, विजय जी जुड़ने वाले हैं हमारे साथ, उसे बहुत बड़ा इनका अनुभव है, मुझे लगता है 25 ईयर्स का है. बाकी थोड़ा परिचय बताएंगे शीतल जी. सबको हमारी तरफ से शुभकामनाएं, ऑल द बेस्ट. मुझे लगता है आप सबको सेशन अच्छा लगने वाला है, अच्छा सीखने वाले हैं आप सब. हमारी तरफ सबको शुभकामनाएं. शीतल जी. बच्चों, it's a very I feel I can express my extreme thanks to सतिंदर सिंह जी. उन्होंने हमारी रिक्वेस्ट मानी और वो आज हमारे साथ हैं. ओके,
तो मैं आई वुड लाइक टू इनवाइट सतिंदर जी, और इतने अच्छे कॉज के लिए वो हमारे साथ हैं। सतिंदर जी इज अ ट्रस्टी ऑफ सोशल अपलिफ्टमेंट एंड सपोर्ट फंक्शन एंड, और ये जो चैरिटेबल ट्रस्ट है ये है पैनल ऑफ स्कूल्स पर, बहुत सारे बड़े बड़े रिनाउंड स्कूल्स है, सीआरपीएफ पब्लिक स्कूल, बीएसपी के स्कूल, इंटरनेशनल, जैसे इन सब स्कूलों के पैनल पे है ये जो ऑर्गेनाइजेशन है। दिस इज अ वेरी बिग ऑर्गेनाइजेशन इन एजुकेशन एंड he has taken session for not only career session for class 10th and 12th, बल्कि एजुकेशन में कितने सारे उन्होंने सेशंस लिए हैं, छोटे छोटे सेशंस की बच्चे कैसे कोप अप करें स्टडीज में, डिफिकल्टी कैसे, क्या क्या डिफिकल्टीज है पेंडेमिक में, ये बहुत सारे ऑनलाइन एंड ऑफलाइन उन्होंने सेशंस लिए। मोर देन 1 lakh students he has catered to and more than 10 years I think sir has taken up such sessions। और I would like to रिक्वेस्ट जसवंत सर, एक छोटा सा वीडियो है सर कि अब तक की जर्नी अगेंस्ट ऑफ व्हाट इज बीन गॉन ही हैज गॉन थ्रू आउट हिज लाइफ टिल नाउ प्रोफेशनली, प्लीज शेयर विद अस जसवंत जी। हाँ जसवंत जी, मैं शेयर करूं बट में वो नहीं आएगा वॉल्यूम, करिए। नहीं वॉल्यूम नहीं था, एक बार दोबारा कर दीजिए। We had been very lucky कि पहले भी हमारे सेशन में थे, नहीं जाता तब ये बच्चे छोटे, तो उस क्लास सेशन 10 12 अभी दो क्लास है, यू हैव कुड ऑल सर, क्या ये वीडियो दिख रही थी आपको? आगे शीतल जी, आगे चलने दीजिए, वॉइस भी शेयर हो गई। So please Satinder ji, I request you to please come over and please brighten the situation, these students with the content you have to share on career counseling. Sure ma'am, sure. सबसे पहले नमस्कार नगेंद्र सर, नमस्कार all the people who are attending this session। मेरा नाम सतिंदर सिंह है और मैं सोशल अपलिफ्टमेंट एंड लाइफ सपोर्ट फाउंडेशन का ट्रस्टी मेंबर हूँ। पिछले 10 साल से जब हम बच्चों को गाइडेंस के लिए जाते हैं, स्कूल्स के लिए जाते हैं, तो काफी बच्चे होते हैं जिन्हें लॉट नंबर ऑफ कंफ्यूजन होती है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ यहाँ जो बैठे हैं बच्चों को प्रॉब्लम्स आ रही हैं। हर बार जब हम स्कूल में जाते हैं, कई बच्चे ओवर कॉन्फिडेंट होते हैं, कई बच्चे अंडर कॉन्फिडेंट हैं, कुछ बच्चे नर्वस हैं, कुछ बच्चों को पता ही नहीं है कि आगे क्या करना है। तो जनरली अभी मैंने सीआरपीएफ स्कूल में लास्ट वीक ही सेशन लिया था, उनके स्कूल में ही ऑर्गेनाइज किया गया था वेबिनार के थ्रू। तो उस समय बच्चों के पेरेंट्स ने साथ में अटेंड किया और उन्होंने ये पूछा कि सर आप ये बताइए कि किस तरह से हम आगे अपने बच्चे का करियर लेकर जाएं, क्योंकि बहुत ही अनफॉर्चुनेट रहा कि इस बार जिन बच्चों ने अपना करियर बनाना था, वो करियर बनाने के लिए 10th क्लास में उनको हेल्प नहीं मिल पाई या 12th क्लास में उनको हेल्प नहीं मिल पाई, क्योंकि ऑनलाइन जो समझ आता है और जो ऑफलाइन समझ आता है उसमें जमीन आसमान का डिफरेंस होता है, ये एक फैक्ट है। इसके अलावा 10th क्लास एक ऐसी क्लास है जो फर्स्ट टर्निंग पॉइंट है किसी भी बच्चे के करियर के लिए। लाइक 10th
के बाद हम फर्स्ट डिसीजन मेकिंग करते हैं अपने करियर के लिए टीम सिलेक्शन के थ्रू। सेकंड हम जो डिसीजन मेकिंग करते हैं वो आफ्टर 12th करते हैं, और इन दोनों ही के बीच में एक अच्छा लिंक होना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर हमने कहीं भी गलती से चूक कर दी तो इसकी भरपाई हमें पूरी लाइफ करनी पड़ सकती है। ये मैं आपको कैसे होता है अभी आज बता देता हूँ। सबसे पहले तो अगर पेरेंट्स साथ में हैं, अगर वो भी ज्वाइन करेंगे बच्चों के साथ तो दैट वुड बी ग्रेट, आई वुड बी हाईली ऑब्लाइज्ड, क्योंकि पेरेंट्स उस फेज से गुजर चुके हैं, वो बहुत अच्छे से जानते हैं कि किस तरह की प्रॉब्लम्स वो आज के टाइम में फेस कर रहे हैं, क्योंकि 70% to 80% पेरेंट्स कहीं ना कहीं डिससेटिस्फाइड है अपने करियर से लेकर, और ये सोचते हैं काश उस समय आज से 20 इयर्स पहले अगर हमें किसी ने सही गाइडेंस दी होती, या हमें भी कहीं से करियर गाइडेंस या करियर काउंसलिंग मिल गई होती, या हमारे टाइम पर भी अगर इतने सारे ऑप्शंस अवेलेबल होते, तो उस केस के अंदर हम अपने आप को आज किसी और पोजीशन पे, बेटर पोजीशन पे पाते, राइट। सो मैं आप सबसे यही रिक्वेस्ट करूंगा, पेरेंट्स को साथ में जरूर रखिए अगर वो साथ में है अभी अवेलेबल। अब स्टार्ट करते हैं ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ 10th क्लास। हर क्लास की एक इम्पोर्टेंस होती है। जैसे 9th में जब आप आते हैं तो 9th क्लास की अपनी इम्पोर्टेंस है। 9th इज अ बेस फॉर 10th, राइट। 9th इज अ बेस फॉर योर स्ट्रीम सिलेक्शन, क्योंकि 9th और 10th आपस में कनेक्टेड है। 9th इज अ बेस फॉर, 9th की बात पहले इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आप सब 9th क्लियर कर चुके हैं, राइट। तो 9th के अंदर आपने जो भी पढ़ा था वो 10th में कहीं ना कहीं काम आया होगा, और आगे भी काम आएगा, क्योंकि जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स आप देने वाले हैं आफ्टर 12th, उसके अंदर 9th का 20% कंटेंट रहता है, अप टू 20% 10th का रहता है। देन उसके बाद 30% for 11th, 30% again for 12th, comprises of total syllabus that is 100% syllabus for your competitive exams, जिसे हम कहते हैं अंडर ग्रेजुएट एंट्रेंस एग्जाम, कॉलेज में जाने के लिए या रेगुलर प्रोफेशनल कोर्सेज के लिए मैंडेटरी आज के टाइम में। लाइक दिल्ली यूनिवर्सिटी है, आपकी इंद्रप्रस्था यूनिवर्सिटी है, BR अम्बेडकर यूनिवर्सिटी है, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी है, इसके अलावा इग्नू है, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी है, राइट। सो बहुत सारी यूनिवर्सिटीज है, जामिया मिलिया इस्लामिया है, 6 यूनिवर्सिटीज हैं जो दिल्ली के अंदर इस समय काम कर रही हैं, जिसके अंदर बहुत सारे बच्चे आना चाहते हैं, आगे कुछ करना चाहते हैं लाइफ में। मोस्ट प्रोबेबली होता क्या है कि इस फेज ऑफ टाइम में ऐसा लगता है कि ठीक है यार, हर कोई समझा रहा है, पेरेंट्स घर पे समझाते हैं, टीचर्स भी समझा रहे हैं, अब कोई और पर्सन आ रहे हैं वो भी समझा रहे हैं, बिन मांगे बहुत सारी सलाहें मिलती हैं नेबर्स की, रिलेटिव्स की, जो हमें ये कहते हैं कि बेटा 10th के बाद ये वाली स्ट्रीम लेना, ये वाली स्ट्रीम बेटर है, आगे वो वाला करियर करना, वो वाला करियर बेटर है। बट हमें कहीं ना कहीं एज अ स्टूडेंट ये कंफ्यूजन होती है कि कौन सी सलाह सही सलाह है, कौन हमें सही बता रहा है, कौन गलत बता रहा है, ये नहीं समझ आता। पेरेंट्स अपनी जगह कहीं ना कहीं अपने फ्रेंड सर्कल में या अपने नोन टू में या आपके नेबर्स में या रिलेटिव्स में कहीं ना कहीं वो भी इन्फ्लुएंस्ड होते हैं। कहीं ना कहीं एडवर्टीजमेंट्स जो न्यूज़पेपर में आती हैं या टेलीविजन पे आप लोग देखते हैं वो भी आपको इन्फ्लुएंस करती है। कहीं ना कहीं वो लोग जो ये कहते हैं कि फ्री करियर गाइडेंस है फलाने इंस्टीट्यूट के थ्रू, वो इंस्टीट्यूट्स, कोचिंग इंस्टीट्यूट्स कभी भी गाइडेंस जो आपको देते हैं वो जेन्युइन गाइडेंस नहीं होती बेटा, वो हमेशा एडमिशन गाइडेंस होती है, क्योंकि हर इंस्टीट्यूट का एक ही मकसद होता है, दैट इज टू टेक एडमिशन, राइट। तो उनके पास अगर 4 कोर्सेज है तो वो यही कहेंगे कॉमर्स में आ जाओ क्योंकि कॉमर्स के 4 कोर्सेज हैं, या आर्ट्स में आ जाओ क्योंकि आर्ट्स से रिलेटेड हमारे पास 4 कोर्सेज हैं, या साइंस में आ जाओ क्योंकि हमारा जो इंस्टीट्यूट है वो साइंस बेस्ड इंस्टीट्यूट है। जो करियर बनेगा तो वो यही बनेगा, कहीं और जाने की जरूरत नहीं है, जबकि ऐसा नहीं होता। हर स्ट्रीम की अपनी एक वैल्यू है। अगर आप साइंस में जा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, साइंस में जाना चाहिए। लकीली इस साल से आपके स्कूल में साइंस भी स्टार्ट हो रही है, और मुझे पूरा विश्वास है कि साइंस के बहुत अच्छे लेवल पे स्टार्ट होगी अंडर द गाइडेंस ऑफ रिस्पेक्टेड प्रिंसिपल सर एंड योर रिस्पेक्टेड टीचर्स आल्सो, राइट। सेकेंडली इसके बाद आती है कॉमर्स। कॉमर्स की अपनी इंपॉर्टेंस है, ह्यूमैनिटीज की अपनी इंपॉर्टेंस है। इन तीनों ही फील्ड्स के अंदर जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है दैट इज फोकस। अगर फोकस नहीं है आप लोग तो आप किसी भी फील्ड में चले जाएं, वहां पर सक्सेसफुल होना बहुत मुश्किल है, क्योंकि 10th क्लास के बाद ही कैटेगरीज के अंदर एक्चुअली बच्चे मिलते हैं। अब वो 3 कैटेगरीज में फर्स्ट कैटेगरी आती है चूजर्स कैटेगरी।
चूजर्स कैटेगरी का मतलब होता है जब आपके पास परसेंटेज है, आप कहते हैं मेरी 85% मार्क्स है, राइट। अब 85% में मुझे तो ह्यूमैनिटीज चाहिए, सो नोबडी विल आस्क यू, को स्कूल की कोई अथॉरिटी आपसे ये नहीं पूछती कि बेटा क्यों आर्ट्स में क्यों जाना चाहते हो। अगर पूछते हैं आंसर है आई वांट टू बी एन इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, तो मुझे आईएएस में जाना है। अगर आईएएस में जाना तो मेरे लिए आर्ट्स बहुत अच्छी है। हालांकि ऐसा नहीं कि सिर्फ आर्ट्स वाले बच्चे ही जाते हैं, किसी भी स्ट्रीम से बच्चे आईएएस आईपीएस यानी कि इंडियन सिविल सर्विसेज के अंदर जा सकते हैं, राइट। लेकिन अगर आप आर्ट्स में आ रहे हैं और अगर आप फोकस्ड हैं तो आपको पता है कि मुझे क्या करना है, नोबडी कैन क्वेश्चन यू अबाउट इट, राइट। आपको मिलेगी ही मिलेगी। सेकेंडली, अगर आप कॉमर्स में जा रहे हैं या आप साइंस में जा रहे हैं, मेडिकल में जाना चाह रहे हैं, नॉन मेडिकल में जाना चाह रहे हैं, कॉमर्स विद मैथ्स जा रहे हैं, कॉमर्स विदाउट मैथ्स जा रहे हैं, तो जहां भी आप जाना चाह रहे हैं, जो भी आप करना चाहते हैं, तो आपकी अगर 10th क्लास के अंदर परसेंटेज अच्छी है, दैट गिव्स यू एन एज ओवर अदर्स, जहां पर आपके पास चूज करने की पावर है बिकॉज ऑफ द परसेंटेज दैट यू गॉट, राइट। सेकंड आती है बेगर्स कैटेगरी। प्लीज डू नॉट गेट मी रॉन्ग, मेरा कहने का मकसद यहाँ पे किसी को ये नहीं है कि आप बेगर्स हैं। मेरे कहने का मकसद सिर्फ ये है कि अगर आप पाना चाहते हैं, कुछ आप चाह रहे हैं कि मुझे ये वाली स्ट्रीम आगे मिले, उस स्ट्रीम के लिए अगर आपकी परसेंटेज ही नहीं है, सपोज 59% मार्क्स है, 59% मार्क्स है, और आप स्कूल में कहते हैं मुझे साइंस चाहिए, तो इट्स वेरी डिफिकल्ट, मिलेगी या नहीं मिलेगी? ऑफ कोर्स नहीं मिल सकती, क्योंकि 59% पे स्कूल को भी समझ आता है, रिस्पेक्टिव टीचर्स को भी समझ आता है कि ये बच्चा इतनी हार्ड स्टडीज को आगे कैसे कोप अप करेगा जब इसकी 10th में परसेंटेज 59% है, राइट। सेकंड नंबर पे आ गया कि आपने कहा कॉमर्स विद मैथ्स चाहिए, तो कॉमर्स विद मैथ्स मिलना भी इसमें थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि जब आप जाते हैं कॉमर्स विद मैथ्स के लिए ट्राई करने के लिए जाते हैं, तो आगे 10th का लेवल ये है तो 11th का बेटा ये है, यानी डिफरेंस बहुत ज्यादा है, राइट। तो उस केस में टीचर्स भी इस बारे में सोचते हैं कि इस बच्चे की 10th में परसेंटेज कम है, क्या ये 11th में कोप अप कर पाएगा उन स्टडीज के साथ, क्योंकि मैथ्स का लेवल डिफिकल्ट हो जाता है जब आप 11th क्लास में आते हैं, राइट। सो दैट इज वाई, और सब्जेक्ट्स भी नहीं होते, तो इसीलिए सेकंड कैटेगरी आती है बेगर्स कैटेगरी। तो मेक श्योर कि आप अपने रिस्पेक्टिव स्कूल टीचर्स की हेल्प से, अपनी खुद की हेल्प से, अपनी रेफरेंस बुक्स की हेल्प से, ऑनलाइन स्टडीज की हेल्प से, जहां भी आप पढ़ रहे हैं, जैसे भी आप पढ़ रहे हैं, प्लीज मेक श्योर कि इस केस के अंदर आपको कहीं भी किसी भी तरह से कोई ऐसी प्रॉब्लम ना आए जिसकी वजह से आप बेगर्स कैटेगरी में फॉल करें, यानी कि आपको ना चाहते हुए भी नो कहना पड़े उस स्ट्रीम के लिए, राइट। थर्ड कैटेगरी जो सबसे ज्यादा प्रिवेल कर रही है इस समय मार्केट में, दैट इज अ कंफ्यूज्ड कैटेगरी। अब कंफ्यूज्ड कैटेगरी का मतलब क्या होता है? कंफ्यूज्ड कैटेगरी का मतलब है कि मुझे परसेंटेज मिल भी गई, मेरे अच्छे परसेंटेज आ गई, सपोज 85% पे मैं हूं, अब मेरे को कोई ना कोई आकर शर्मा जी, वर्मा जी, मेहता जी, गुप्ता जी और व्हाट्सएवर पापा के फ्रेंड्स, मेरे रिलेटिव्स, राइट, कहीं ना कहीं सो कॉल्ड ट्यूशन सेंटर्स के टीचर्स जो मेरे कहीं ना कहीं मेंटोर बनते हैं, वो लोग, कहीं ना कहीं लोग जिनसे मैंने कुछ पूछा भी नहीं फिर भी वो आकर मुझे ये कहते हैं कि नहीं बेटा ये वाली स्ट्रीम में जाओ, ये वाली स्ट्रीम बेटर है। वो देखो आपके जो नेबर वाले अंकल हैं उनके बच्चे ने अगर साइंस ली थी तो वो किया था, तो आपको भी वही करना चाहिए जस्ट बिकॉज यू हैव स्कोर्ड 85% और 90% मार्क्स। या आपको आगे लाइफ में ग्रो करना है तो आर्ट्स के साथ या कॉमर्स के साथ कोई स्कोप नहीं है, ये कॉमर्स विद मैथ्स लेना जरूरी है या साइंस ही लेना जरूरी है। एक्चुअली ये बात गलत है, वहीं पर कंफ्यूजन आती है। सबसे ज्यादा कंफ्यूज करती हैं आपको टेलीविजन और न्यूज़पेपर में आने वाली एडवर्टीजमेंट्स, जो सो कॉल्ड सेलिब्रिटीज करते हैं, जो खुद या तो 12th पास या जनरल ग्रेजुएट हैं, जिनका सिर्फ एक लक ने साथ दिया और वो एक्टिंग के अंदर अपना करियर बना पाए। आज बड़े बड़े ब्रांड्स, जो एजुकेशनल ब्रांड्स इसलिए बड़े नहीं है कि वो कहीं ना कहीं आपको जो है वो एक सेकेंड, जो कहीं ना कहीं आपको ये नहीं कहते कि हमें यहाँ जाना है वहां जाना है। Am I visible? No, yeah, now you're visible, sir. Yeah. So वो कहीं ना कहीं ये नहीं कहते कि आपको यहाँ इसलिए जाना चाहिए कि आपकी नीड है,
हर बच्चे का एक टैलेंट होता है, हर बच्चे का एक इंटरनल सिस्टम होता है जिसके अकॉर्डिंग हम कहते हैं इस बच्चे का ये कैलिबर है, ये इस बच्चे की अंडरस्टैंडिंग एबिलिटी है, ये इस बच्चे की एरिया ऑफ इंटरेस्ट है, ये इस बच्चे का बेसिक नेचर है, इस पेरेंट्स का पेइंग कैपेसिटी है, ये कैपेबिलिटी है जो वो कोर्स करवा सकते हैं। तो कहीं ना कहीं ये चीजें, ये फैक्टर्स हमें बहुत ज्यादा इफेक्ट करते हैं। अगर हमें ये जानने को मिल जाए कि मेरी पर्सनल कैपेबिलिटी क्या है, मेरी जो एरिया ऑफ इंटरेस्ट है वो कहाँ पर है, मुझे कहाँ जाना चाहिए, मुझे क्या करना चाहिए, मेरे अकॉर्डिंग, मेरी नीड के अकॉर्डिंग मेरे लिए क्या बेस्ट है, तभी मैं एक सही डिसीजन ले सकता हूँ या ले सकती हूँ। अगर ऐसा नहीं हो पा रहा है, इन दैट सिनेरियो में डिसीजन गलत लेने के चांसेस बहुत ज्यादा है, क्योंकि कहीं ना कहीं हम लोग एडवर्टीजमेंट्स के थ्रू इन्फ्लुएंस्ड हो जाते हैं। वो एडवर्टीजमेंट्स, उन ब्रांड्स की एडवर्टीजमेंट्स जिनके रिजल्ट अच्छे नहीं है बेशक, लेकिन उनके पास बच्चे बहुत ज्यादा ज्वाइन कर लेते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ द एडवर्टीजमेंट्स बीइंग डन बाय सो कॉल्ड सेलिब्रिटीज जिन्हें हम फॉलो करते हैं, राइट। तो हमारा मेन मकसद ये होना चाहिए कि पहले हम ये एनालाइज करें कि इफ आई वांट लाइफ, if I want to become something in life, how should I proceed my career? उसके लिए कौन सी स्ट्रीम चूज करनी है, ये सबसे पहला पॉइंट है। स्ट्रीम सही चूज करेंगे तो आगे करियर सही चूज कर पाएंगे। करियर के लिए एक आइडिया होना बहुत जरूरी है कि मुझे कौन सा करियर चूज करना है, उसी के अकॉर्डिंग आप स्ट्रीम चूज करेंगे अपने लिए, राइट। ये एक बेस है किसी भी स्ट्रीम को चूज करने के लिए। कंफ्यूज्ड कैटेगरी इसीलिए प्रिवेल करती है क्योंकि कहीं ना कहीं पेरेंट्स ये कहते हैं, ये चाहते हैं कि हमारे बच्चे की परसेंटेज अगर अच्छी आई है तो उसको आर्ट्स में नहीं जाना चाहिए, कॉमर्स विदाउट मैथ्स नहीं लेना चाहिए, या बिना जाने ही कि आपके कजन ने या आपके नोन टू ने अपने बच्चे को कौन सी स्ट्रीम दी है, तो इसी अकॉर्डिंग वो आपको कहीं ना कहीं समझाना शुरू कर देते हैं कि आप भी उसी स्ट्रीम में जाइए या आप भी वही स्ट्रीम लीजिए, क्योंकि उस स्ट्रीम के साथ उस बच्चे की कहीं ना कहीं एक अच्छी कंपनी के अंदर जॉब लग गई है या उसने कोई अच्छा प्रोफेशन चूज कर लिया है। आपका माइंड अलग है, आपके पेरेंट्स का माइंड अलग है, आपके कजन का या आपके रियल ब्रदर सिस्टर्स का माइंड अलग है। जरूरी नहीं है कि हर टीचर का पढ़ाया हुआ कंसेप्ट हर बच्चे को समझ आ जाए। मैं अक्सर बच्चों को ये बात कहता हूं जब हमारी प्रेजेंटेशंस होती है स्कूल्स में, इवन द बेस्ट टीचर इन दिस वर्ल्ड can't make you succeed in the exams if his or her teaching skills doesn't match your ability to understand. यानी कि अगर आपको पढ़ाने के लिए कोई बहुत बड़े ब्रांडेड टीचर भी आ जाए, सपोज आर डी शर्मा आ जाए और कहे जी आज मैथ्स मैं पढ़ाऊंगा, आज की क्लास मैं लूंगा, तो ये जरूरी नहीं है कि जिनकी रेफरेंस बुक्स आ रहे हैं उनका पढ़ाया हुआ कंसेप्ट भी हर बच्चे को समझ आ ही जाएगा। आप अगर एक लाइव एग्जांपल लो तो अपनी क्लास के अंदर आप 40 स्टूडेंट्स अप्रोक्सीमेटली अपने रिस्पेक्टिव टीचर से पढ़ते हैं, जो टीचर्स आपको बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं, बहुत अच्छे से समझाते हैं, एक ही तरह से हर बच्चे को कंसेप्ट क्लियर किया जाता है, लेकिन उसके बावजूद बच्चे ये कहते हैं, कोई बच्चा कहता है कि मुझे बहुत अच्छे से समझ आ गया, कोई बच्चा कहता है ठीक ठीक समझ आया, कोई बच्चा कहता है मुझे बिल्कुल समझ नहीं आया। इसका मतलब ये नहीं है कि टीचर खराब पढ़ा रहे हैं, नो, टीचर अपनी तरफ से आपको बेस्ट नॉलेज दे रहे हैं स्कूल में, लेकिन आपके माइंड ने जो कैच किया और टीचर ने जो समझाया वो कहीं ना कहीं मैच नहीं कर रहा है। तो इसके लिए सबसे अच्छा तरीका ये होता है कि सबसे पहले हैंड रेस करें और हैंड रेस करके पूछें, एक्सक्यूज मी मैम, मुझे ये वाला कंसेप्ट क्लियर नहीं हुआ, काइंडली क्लियर दिस अगेन। तो अगर हम नहीं पूछ रहे हैं तो पहले हमारी अपनी खुद की गलती है, क्योंकि अगर हम पूछेंगे नहीं तो टीचर को कैसे पता चलेगा कि आपको कौन सा कंसेप्ट समझ नहीं आया है। दूसरी बात, अगर हमें समझ नहीं आ रहा है तो आजकल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के अंदर बहुत सारे यूट्यूब पे फ्री लेक्चर्स आ रहे होते हैं जो कहीं ना किसी ब्रांड के टीचर्स के होते हैं। वी हैव नथिंग टू डू विद दोस ब्रांड्स, हमें उन ब्रांड्स को जाके ज्वाइन नहीं करना है, बट हम कहीं ना कहीं उन नोन टीचर्स की हेल्प लेकर 10 टीचर्स या 5 टीचर्स जो भी उस पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर लेक्चर्स दे रहे होते हैं या अपलोड करके बैठे होते हैं लेक्चर्स अपने, उन लेक्चर्स को हम समझें, उनको गो थ्रू करें, क्योंकि हर किसी स्पीकर के पास कुछ ना कुछ नया बताने के लिए जरूरत है। तो जब आप 10 अलग अलग टीचर्स को सुनेंगे तो डेफिनेटली आपको कुछ ना कुछ नया मिलेगा। उसके पॉइंट्स बनाइए, उसके पॉइंट्स जॉट डाउन करिए, और उस जॉट डाउन के बाद उससे आपको समझ आएगा कि मैंने जब 10 स्पीकर्स को सुना और जो मैंने अपने रिस्पेक्टिव स्कूल्स के टीचर को सुना, तो उसके बाद कौन कौन सी चीजें मुझे नहीं पता चली हैं, एंड देन योर नॉलेज विल बी ऑटोमेटिकली एनहेंस्ड, आपकी नॉलेज बढ़ेगी।
राइट? जाकर कभी भी आजकल, क्योंकि सबसे ज्यादा माइनस पॉइंट ये हो रहा है कि मैंने जब लास्ट टाइम आपके स्कूल में एक सेशन लिया था तो उस समय ऑनलाइन का प्रोसीजर सिर्फ स्टार्ट हुआ था, एक क्योंकि लोगों ने आना शुरू किया था, लोगों ने मार्केट के अंदर अपना सिनेरियो बनाया था कि हाँ ऑनलाइन क्लासेस होनी चाहिए। नो डाउट इस समय पैंडेमिक का टाइम था तो हमें उनके पास जाना ही था, हमारी मजबूरी थी, क्योंकि हम सब ये बात बहुत अच्छे से जानते हैं और इस बात से हमारे रिस्पेक्टिव टीचर्स भी एग्री करते हैं कि ऑनलाइन स्टडीज और ऑफलाइन स्टडीज में बहुत गैप है, राइट? कहीं भी अगर हमें समझना है, कुछ भी पढ़ना है, तो क्लासरूम की जो एक्टिविटी है वो हमेशा बेस्ट रहती है। बट क्योंकि इस समय प्रॉब्लम्स आ रही हैं और आपकी पूरी 10th क्लास जो है वो ऑनलाइन स्टडीज में ही गई है, तो आप उस समय ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के थ्रू बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स 11th में कहीं ना कहीं मिसगाइड करेंगे कि बेटा आप हमारे पास आ जाओ, हम कॉमर्स पढ़ाते हैं, आप हमारे पास आ जाओ, हम साइंस पढ़ाते हैं, आप हमारे पास आ जाओ, हम आर्ट्स पढ़ाते हैं, राइट? लेकिन बहुत सारे लोगों के बीच में आपको ये समझना बहुत जरूरी है, फोकस समझना जरूरी है कि मुझे अपने लिए दी बेस्ट क्या करना है। कहीं ऐसा ना हो कि मैं इन इंस्टीट्यूट्स के चक्कर में कहीं अपना गलत डिसीजन ना ले जाऊं, बिकॉज अगर एक बार गलत डिसीजन हो गया, यकीन मानना बेटा सारी जिंदगी बच्चा सिर्फ डिपेंड करता है कि काश मैंने उस समय सही डिसीजन लिया होता या किसी सही पर्सन से एडवाइस ले ली होती तो मैं आज कहीं और होता, एक अच्छे लेवल पर होता। क्योंकि मेरे पास ऑनलाइन के अंदर कम से कम 500 सेशंस हुए हैं इस पेंडेमिक में भी, जब लोग हमारे पास नहीं आए, इन दिल्ली, किसी ने आउटसाइड दिल्ली से, ऑल अक्रॉस इंडिया से हमसे सेशंस लिए, पेड सेशंस लिए, और उन्होंने हमें ये कहा कि सतेंद्र सर हमें सिर्फ इतना गाइड कर दो कि मुझे अब क्या करना चाहिए, कोई 9th के बाद, कोई 10th के बाद, कोई 12th के बाद, कोई ग्रेजुएशन के बाद, कोई पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद भी कंफ्यूजन में है कि मुझे आगे क्या करना चाहिए, ये मुझे जरूर बताइए, क्योंकि मुझे अभी तक ये नहीं समझ आ रहा है कि मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन तो कर ली है बट अब जॉब कहाँ करूं, या जहां भी मैं जॉब करता हूं या करती हूं मुझे उस फील्ड में सेटिस्फेक्शन नहीं है, मुझे हैप्पीनेस नहीं मिलती। एक सही स्ट्रीम चूज करने का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है दैट यू विल बी एबल टू लिव योर ड्रीम करियर। आपको वो सही रास्ता, सही पाथ मिलेगा जिसके बेसिस पर आप आगे अपने करियर को ले जा सकते हो। लेकिन अगर आपने स्ट्रीम गलत चूज की, suppose you are made for commerce stream, you have chosen science stream or you have chosen art stream, you will never will be able to enjoy that work which you are made for। जो भी आप कर रहे हो उसको एंजॉय करना बहुत जरूरी है, that is called as enjoying your work as passion। if your work becomes your passion then definitely you will be earning bread and butter along with satisfaction and happiness। तो हैप्पीनेस और सेटिस्फेक्शन होना बहुत जरूरी है किसी भी फील्ड में, ये हमेशा याद रखिएगा बेटा। नहीं तो अक्सर आप ये कहते हुए अपने पेरेंट्स को या अपने रिलेटिव्स को सुनते होंगे, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा था कि इफ यू आर नॉट एंजॉयिंग योर वर्क दैट मींस कहीं ना कहीं आप मिसगाइडेड थे अपनी लाइफ में, चाहे वो स्ट्रीम सिलेक्शन में थे, चाहे वो आप करियर वाइज थे, या आप कहीं ना कहीं उस तरह से थे कि आपको लग रहा था कि मुझे कुछ करना चाहिए बट कहीं ना कहीं आपको रोक दिया गया, चाहे वो पेरेंट्स की गलती हो, चाहे वो आपकी खुद की गलती हो, चाहे वो किसी की भी गलती हो, बट एट लास्ट हु विल बी द सफरर? Only a child will be a sufferer for the rest of his life, right? So basically please take care of this thing, that before choosing a stream do consult professional people, either consult your respective teachers, no issues, अगर आपके स्कूल के टीचर्स आपको उसमें पूरी हेल्प कर सकते हैं, लेकिन अगर एनालिसिस करना है तो उस एनालिसिस का कम से कम 1 आवर का टाइम लगता है। उसमें पेरेंट होता है, बच्चे होते हैं, और साथ में बैठकर या तो हमारे ऑफिस में या लाइव सेशंस के अंदर वो हमसे बात करते हैं कि सर मेरी ये रिक्वायरमेंट है, मेरी ये बेसिक नेचर है, मेरा ये एरिया ऑफ इंटरेस्ट है, मेरी ये रिक्वायरमेंट है, मुझे मेरी ये ड्रीम है, मेरे पेरेंट्स की ये एक्सपेक्टेशंस है, प्लीज आप बताइए कि किस तरह से हम इन सारी चीजों का सॉल्यूशन कर सकते हैं। तो सॉल्यूशन के लिए जब आप एज एन इंडिविजुअल मिलते हैं तो एज एन इंडिविजुअल हम आपकी पूरी हेल्प कर सकते हैं। Whether you come to us, my office is in Sector 6, Rohini, near Rajiv Gandhi Cancer Hospital, as well as Rohini West Station. And if you are unable to come, you can take a session online also along with your parents, right?
तो पेरेंट्स के साथ आप सेशन ले सकते हैं, आपके रिस्पेक्टिव टीचर्स के पास मेरा नंबर है. इफ यू हैव योर पेन एंड पेपर, kindly note it. My name is Satinder Singh and my mobile numbers are 93506. I repeat, 9350132606. Second number is 7428819115. 7428819115. अगर नंबर्स छूट गए हैं आपसे तो आप रिस्पेक्टिव प्रिंसिपल सर की हेल्प से या मैम की हेल्प से ले सकते हैं. और किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम है, करियर से रिलेटेड, एजुकेशन से रिलेटेड, पढ़ाई से रिलेटेड, स्ट्रीम सिलेक्शन से रिलेटेड, तो आप हमारे कर सकते हैं बेटा. We will try to help you out in as many possible ways as we can. क्योंकि इस समय हमारा वैसे फिजिकली आपके स्कूल में आना पॉसिबल नहीं है. Otherwise, I would have come to your school and visited your school, and then I would have one-to-one session with you people. Right? कहीं भी कोई भी इश्यूज आते हैं, प्लीज डू नॉट रश आफ्टर कोचिंग इंस्टीट्यूट्स की. ये ब्रांडेड कोचिंग इंस्टीट्यूट है तो ये साइंस या कॉमर्स या आर्ट्स हमें जो है यहाँ पढ़नी चाहिए जस्ट बिकॉज द नेम इज बिग. नो, यू विल बी एट फॉल्ट. राइट? कहीं भी कोई भी इश्यूज आते हैं, पहले कंसल्ट कर लीजिए. टू बी वेरी ओपन, वी डू नॉट रन एनी कोचिंग इंस्टीट्यूट. राइट? आर्स इज ओनली अ ट्रस्ट विद द नेम ऑफ सोशल अपलिफ्टमेंट एंड लाइफ फाउंडेशन. या आप जस्ट डालिए, गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं, सोशल अपलिफ्टमेंट एंड लाइफ सपोर्ट फाउंडेशन. कहीं आपको हेल्प की जरूरत हो किसी भी तरह की, प्लीज डू कॉन्टेक्ट अस. We will be happy to help you. Thank you so much for listening to me patiently. Thanks a lot. While listening to you, sir, I was recalling my time. अब से 25-30 साल पहले I had taken up science. साइंस ले ली मैंने, रजिस्टर कर लिया स्कूल में, और अभी जाना शुरू नहीं किया था तो एक कजिन ने कहा नहीं तुम कॉमर्स ले लो. And I became a commerce teacher. I'm proud to say I'm a successful commerce teacher, and was lucky that my cousin gave me the right direction. So Right. at that time also, and at present also, a confused category is always there. And आज आपकी होने से, आपकी बातों से I could find that शायद मुझे भी उस समय साइंस ज्वाइन नहीं करनी थी. Luck was by my side. तो शायद thanks a lot sir. You have actually shared the reality with us, and now we have ऐसे ही मेरे जैसे confused personality हैं जो अब शायद confused नहीं है. We have Mr. Neeraj Arora, who is an alumni from Saraswati Bal Mandir. उन्होंने भी मेरी तरह साइंस ज्वाइन कर ली, and he scored 1 out of 100 I think in chemistry, and he's there with us. Where he is, what he is doing, he's going to share with us right here. Welcome Neeraj Arora ji. Thank you very much. Am I audible? Yeah, sure sir. You're welcome. तो मुझे पांडे सर नजर आ रहे हैं. पांडे सर को नमस्कार, और करीब पहुंचा पांडे सर को तो, क्योंकि जब मैं क्लास 11th में आया था सरस्वती बाल मंदिर में, तो पांडे सर हमारे क्लास टीचर हुआ करते थे, और सर फिजिक्स पढ़ाया करते थे, मुझे याद है. और हमारे कृष्ण गोपाल सर होते थे जो हमें केमिस्ट्री पढ़ाया करते थे. सो ऐसा कुछ ऐसा है, केमिस्ट्री का मेरा पेपर हुआ तो मैं पेपर में बस क्या बताऊं क्या लिख के आया क्या नहीं लिख के आया, तो चीज़ें जैसी भी थी. फिर उसके बाद जब मार्क्स आए तो आई गॉट 1 out of 100, और फर्स्ट टर्म जो एग्जाम होते हैं उसमें मैं बहुत बुरी तरह फेल हुआ. उसके बाद पांडे सर से काफ़ी बातचीत करी, और पांडे सर ने बहुत हेल्प भी करी उस समय मुझे कॉमर्स में जाने के लिए. तो किसी तरह कॉमर्स में गए, और जब कॉमर्स में फर्स्ट डे में गया था तो मुझे याद है शालिनी अरोड़ा मैम थी हमारी क्लास टीचर वहाँ पे, और जो चैप्टर चल रहा था वो चैप्टर चल रहा था डेप्रिसिएशन. अकाउंट्स बने हुए थे, डेबिट क्रेडिट बने हुए थे. अभी शायद 10th क्लास वाले स्टूडेंट्स को आइडिया ना हो, तो अकाउंट्स वहाँ पे बने हुए थे. तो मैंने सोचा यार ये साइंस साइड तो छोड़ दी, ये डॉक्टर और कंपाउंडर अभी तक पीछा क्यों नहीं छोड़ रहे हैं, ये यहीं पे बैठे हुए अभी तक. सो बड़ा ही एक अजीब सा माहौल हो गया था बीच में एकदम. आप ये लगाइए कि अक्टूबर नवंबर के आसपास, इवन मैंने तो ये भी सोच लिया था अगस्त में जब ये एग्जाम्स वगैरह हुए, उसके बाद जब रिजल्ट्स आए तो मैंने तो घर पे ही बोल दिया था कि भाई पढ़ाई लिखाई अब हमारे बस की है नहीं, छोड़ देते हैं पढ़ाई लिखाई, क्योंकि होना नहीं कुछ भी. फिर मेरे फादर साहब की शॉप है GK1 में, वहाँ पे पड़ोस में एक चार्टर्ड अकाउंटेंट थे, उन्होंने मुझे बिठा के समझाया कि 12वीं कर ले, कम से कम कॉमर्स ही कर ले. तो मैंने फिर उसी स्कूल में सरस्वती बाल मंदिर में मैंने कॉमर्स में शिफ्ट किया, और जैसे बताया पांडे सर ने काफ़ी हेल्प करी वहाँ पे.
शिफ्ट करने में। तो कॉमर्स में जब शिफ्ट हुआ उसके बाद आज की डेट में अगर बात करते हैं तो मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट बन गया था 2010 में, और पिछले 10 साल से मैं सीए स्टूडेंट्स को ही पढ़ा रहा हूँ। आप अगर कभी यूट्यूब पे आए और कभी मेरा नाम सर्च करें या गूगल पे मेरा नाम सर्च करें सीए नीरज अरोड़ा के नाम से, तो आपको पता चल जाएगा हम क्या क्या चीज़ें कर रहे हैं। आज की डेट में मेरे 5-6 स्टार्टअप्स हैं अलग अलग, और सीए कंप्लीट करी है, एमबीए कर लिया है, एलएलबी कर लिया है। तो कॉमर्स की लाइन में जो भी चीज़ें अच्छी हो सकती थी उस आगे चले गए। तो ये तो बहुत बहुत ज़्यादा जो है ना एक इम्पॉर्टेंट टास्क है कि भाई 10th के बाद ये डिसीजन कैसे ले कि हमें साइंस में जाना है या कॉमर्स में जाना है। सो मैं, अच्छा मेरे साथ और भी बहुत सारे हादसे हुए। 10th के बाद मैंने 2-3 स्कूल्स में ट्राई किया था, तो जहाँ पे मुझे कॉमर्स ही मिल रही थी, तो मैंने जानबूझ के वो कॉमर्स जो वो ली नहीं। मेरे को शौक था साइंस लेने। तो ये साइंस का बड़ा ना एक बाहर ना एक जलवा सा बना रखा है कि भाई साइंस लेनी है, इंजीनियर ही बनना है, बीटेक ही करनी है, आईआईटी जाना है, और कॉमर्स वालों को कोई कुछ समझता नहीं एक्चुअली में। तो ये एक बड़ा ही चैलेंज हो गया था उस समय। तो मैंने जबरदस्ती जो है साइंस ली, बट अल्टीमेटली जाना वहीं पड़ा कॉमर्स की तरफ, और फिर फाइनली कॉमर्स में मैं शिफ्ट हुआ और ये सारी चीजें मैंने करी। पर मेरा एक सिंपल सा, अगर मैं स्टूडेंट से बातचीत करूं आज की डेट में, मैं 10 साल से, पिछले 10 साल से पढ़ा रहा हूं, और लगभग मैं 2-2.5 लाख स्टूडेंट्स को जो है वो पढ़ा चुका हूं। और 2-2.5 लाख से मतलब अराउंड 1 मिलियन स्टूडेंट्स के साथ मेरी इंटरेक्शन हुई है, अगर मैं बात करूं यूट्यूब के थ्रू, या मैंने जगह जगह बहुत सारे सिटीज में जाके, स्टेट्स में जाके अपने मीटअप्स किए, वहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स आते, तो मैं सबके डाउट्स लेता रहता हूँ। और ये ना हर जगह पे, ये कंफ्यूजन हर जगह पे है कि हम साइंस लें या कॉमर्स लें। और कॉमर्स में बहुत सारे लोग ऐसे दिखते हैं, इवन सीए करते हुए बहुत सारे लोग हमें ऐसे दिखते हैं जो क्या कर रहे होते हैं कि पहले उन्होंने साइंस साइड से जो 11th-12th करते हैं, फिर नहीं मुझे जो है वो सीए करना है या मुझे जो है कॉमर्स में जाना है। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन है आपकी लाइफ का। इसको लेने के लिए देखिए, मैं प्रोफेशनल तो नहीं हूँ, मैं ऐसा कोई काउंसलिंग तो नहीं देता कि भाई क्या करें क्या ना करें, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मुझे लगती है वो ये है, आज की डेट में आपके पास बहुत सारे माध्यम है ये सब जानने के। अगर मैं अपनी बात करता हूं तो 2002 में मैंने 10th क्लास पास करी थी, तब शायद ये काउंसलिंग और ये सारी चीजें, ये एक्टिविटीज होती भी नहीं थी, एटलीस्ट हमारे लिए एक्सेसिबल नहीं थी। तो हमें तो वही जो बाहर दिख रहा था वही मन करता था कि बस यही चीज जो है वो ऑप्ट कर लीजिए। तो हमने वही जाके जो है वो साइंस 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 आसपास जो घूमते रहता था, सारे दोस्तों ने साइंस ली है तो हमने भी साइंस ले ली। तो वो एक गलत जो है वो डिसीजन था, और उस डिसीजन से बचने का यही तरीका है कि आपको सबसे पहले अपने आप को जानना है, आपको अपने माइंड को समझना है, और इसमें डेफिनेटली प्रोफेशनल्स आपकी हेल्प कर सकते हैं। बहुत सारे तरह के टेस्ट होते हैं, बहुत सारे तरह की काउंसलिंग होती है, जिससे आपको पता चलता है कि यार मैं एक्चुअली में करना क्या चाहता हूँ। और ये बात आप दिल से निकाल दीजिए कि अगर आपके 10th में, हमारे टाइम पे तो परसेंटेज होता था, अब शायद ग्रेडिंग होती है, हमारे टाइम पे ना ये था कि 10th में 80 से तो साइंस में जाना है, फिर 60 से 80 के बीच में तो कॉमर्स में जाना है। आई थिंक ये एक सही क्राइटेरिया नहीं है, और ये स्कूल्स को भी समझना चाहिए कि क्राइटेरिया ना बनाए कि भाई 80 से ऊपर है तो साइंस में ही, उसको साइंस में ही धक्का दो, साइंस में ही आना है, साइंस में ही आना है। स्टूडेंट को अपने आप को जानने का मौका मिलना चाहिए, और इसमें 2-3 लोगों की बहुत बहुत अहम भूमिका होती है। खासकर सबसे पहले तो स्टूडेंट खुद ही, वो अगर अपने माइंड को जाने, थोड़ा बहुत एनालाइज करे, सोचे उसका माइंड किस तरह से चलता है, क्या उसका बिजनेस में इंटरेस्ट है, क्या उसका रिसर्च में इंटरेस्ट है, किस तरह से उसको कौन सी जो एल्योर करती है। देन सेकंड चीज आती है यहाँ पे पेरेंट्स की, जो बहुत कम रोल निभाते हैं, बहुत कम रोल निभाते हैं। आई थिंक जब से मैं अपने टाइम से बात करूं तो मेरे पेरेंट्स ने तो कोई भी रोल नहीं निभाया था साइंस और कॉमर्स डिसाइड करने में। वही सारी बात के मोहल्ले में कौन बच्चा क्या कर रहा है, चलो जी उस तरह से जाके जो है सेलेक्ट कर लो। तो ये पेरेंट्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल आता है। देन तीसरा रोल जो मुझे लगता है वो आता है क्लास 10th के टीचर्स का, क्योंकि टीचर एज फार एज स्टडीज आर कंसर्न, टीचर इज दी क्लोजेस्ट पॉइंट, जो स्टूडेंट को जानता है, जो स्टूडेंट से बातचीत करता है, या स्टूडेंट जिसके साथ अपनी चीजें शेयर करता है, या स्टूडेंट की परफॉर्मेंस जिसको पता होती है, स्टूडेंट का माइंडसेट जिसको पता होता है। तो क्लास 10th के टीचर्स को बहुत ज्यादा जो है इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल आ जाता है कि वो डिसाइड करें। एंड चौथा, उन प्रोफेशनल्स का जो इस तरह की काउंसलिंग वगैरह करते हैं, और काउंसलर्स भी आपको बहुत सोच समझ के जो है वो चूज करने चाहिए। ऐसा जरूरी नहीं है कि काउंसलर की जरूरत हो सकता है आप आपके पेरेंट्स और आपके टीचर से ले लें, लेकिन आपको लगता है कि नहीं, कोई सही डिसीजन नहीं हो पा रहा है, देन आई विल सजेस्ट कि आप प्लीज एक काउंसलर के पास जाएं। और जब भी आप किसी काउंसलर की फीस देते हैं या किसी प्रोफेशनल की फीस देते हैं, तो प्लीज डोंट टेक इट एज अ एक्सपेंस। हम तो चार्टर्ड अकाउंटेंट है, तो हम डिफरेंस करना चाहते हैं एक्सपेंस और इन्वेस्टमेंट के बीच में। सो अगर आप इन्वेस्टमेंट करेंगे, अगर मैं अपनी बात करता हूँ, अगर मैंने शायद उस राइट टाइम पे किसी राइट काउंसलर से मैंने बातचीत कर ली होती, तो डेफिनेटली मुझे वो मेरे 6 महीने जो मैंने साइंस साइड में लगाया, जो मेरा 11th क्लास का अकाउंट्स का, इको का, बीएसटी का बेस मिसिंग था, शायद वो मिस ना होता। राइट, तो आप उसको एक्सपेंस ना समझ के एक इन्वेस्टमेंट समझे। एंड मैं फिर बोल रहा हूँ, इट इज नॉट अ मैंडेटरी थिंग कि हमें काउंसलर्स के पास जाना ही जाना है। आपके पेरेंट्स का बैकग्राउंड क्या है, आपके पेरेंट्स के पास कितनी नॉलेज है, आपके क्लास 10th के टीचर्स आपको कितना सपोर्ट करते हैं, और आप खुद, आज की डेट में सबसे इंपॉर्टेंट टूल है इंटरनेट।
हमारे टाइम पे इंटरनेट होता ही नहीं था, और इंटरनेट था भी तो उसकी स्पीड इतनी थी ना कि हम यहाँ पे जाके टाइप करके फिर जाके चाय वाय बना के आ जाएं तो जाके वेबसाइट खुलती थी। आज तो आप क्लिक करते हैं और आपके सामने वेबसाइट खुल जाती है। तो खुद आप लोग थोड़ा बहुत पढ़ें, Quora.com एक वेबसाइट है, उस पर जाके थोड़े बहुत चीजें सोचें, या आपके आसपास फॉर एग्जाम्पल आपके आसपास कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट है, कोई IIT है, कोई बिट्स प्लानिंग में गया हुआ है, या आप एक बार उनके साथ बैठें और देखें कि किस तरह का काम है उनका, या आपके आसपास कोई फॉर एग्जाम्पल वेब डेवलपर है तो आप उससे भी बातचीत करें। ये सब चीजें समझनी बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है, और ये आपको डिस्कशन से ही इसका हल निकल सकता है। आंख बंद करके दोस्तों ने क्या किया, आंख बंद करके पापा मम्मी क्या कह रहे हैं, आंख बंद करके आपके बड़े भाई ने क्या किया, अगर आप उनके पीछे चलेंगे तो देयर आर हाई चांसेस कि आप बाद में इस चीज को रिग्रेट करेंगे। सो रिग्रेट से अच्छा यही है कि डिस्कस करें, काउंसलिंग लें, पेरेंट्स के साथ, टीचर्स के साथ, प्रोफेशनल्स के साथ, और खासकर उन लोगों के साथ जो रियल वर्ल्ड में इस समय जो है काम कर रहे हैं, रियल वर्ल्ड में जो है इस समय बैठे हुए हैं। वो आपको बहुत अच्छे से बता पाएंगे कि जॉब प्रोफाइल क्या है। जैसे मैं आपको सच बता दूं, मैंने जब सीए शुरू किया, इवन मुझे सीए का मेन काम क्या होता है, चार्टर्ड अकाउंटेंट का मेन काम होता है ऑडिटिंग, अकाउंटिंग, ये दो काम होते हैं, ऑडिटिंग और अकाउंटिंग। ऑडिटिंग का तो हमें ए भी नहीं पता था, हमें पता भी नहीं था चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑडिटिंग करता है। और सेम हमारे साथ यही था 11th-12th में कि भाई साइंस लेने के बाद क्या, बस बीटेक, ये यही चीज नजर आती थी। सो ये अब हम क्या करते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास कोई बच्चा आता है तो मैं उसे बताता हूँ भाई सीए में क्या क्या होता है, सीए क्यों करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए, किसको करनी चाहिए, किसको नहीं करनी चाहिए, राइट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। और एक चीज में और भी ध्यान रखें, जब आप ये सब कोर्सेज, ये सब आप स्ट्रीम सेलेक्ट कर रहे होते हैं, थोड़ा सा फ्यूचर को भी आप ध्यान में रखो कि भाई मैं 12th के बाद अपने आप को क्या देखता हूँ। जैसे जनरली स्पीकिंग सीए के जो बच्चे होते हैं भाई वो सीए की तरफ ही जाते हैं, तो ऑब्वियसली वो साइंस साइड नहीं लेंगे, वो कॉमर्स लेंगे। तो उसके लिए भी एक बार बैठें, सोचें कि आप फ्यूचर में क्या देखते हैं, कि आपको कोई ऐसी लीगेसी मिलने वाली है जो आपको चलानी पड़ेगी, जो आपको ड्राइव करनी पड़ेगी, और आप क्या तैयार हैं उस लीगेसी को ड्राइव करने के लिए। ऐसे तो नहीं पापा बोल रहे हैं यार सीए फॉर्म मेरी चलाई हो, तो कोई प्रेशर तो फील नहीं हो रहा है आपको, या आप एक्चुअली में वो काम करना चाहते हैं। तो ये बड़ी बड़ी बातें आपको इस छोटी सी उम्र में जरूर सोचनी पड़ेंगी। एंड बेस्ट थिंग विल बी सर्च ऑन इंटरनेट। और एक आप अलग से एक मैं तो आज की डेट में यही करता हूं, मुझे अगर कोई भी डिसीजन लेना होता है तो डिसीजन मेकिंग आपको अगर सीखनी है, आपको सिंपली एक अलग से कॉपी बनानी है, उसमें सारे ऑप्शंस लिखने हैं, उसके प्रोज एंड कॉन्स लिखने हैं, प्रोज एंड कॉन्स लिखने हैं, क्या फायदे हैं क्या नुकसान है, अपने प्रोज, अपना स्वॉट एनालिसिस जिसे बोलते हैं, स्ट्रेंथ वीकनेस अपॉर्चुनिटी थ्रेट, आपको लिखनी है बैठ के कि भाई मैं थ्योरी में अच्छा हूं, मैं न्यूमेरिकल्स में अच्छा हूं, मेरा बेंट ऑफ माइंड ऐसा है कि मैं रटता नहीं हूं, मैं हर चीज पर रिसर्च करके आगे बढ़ना चाहता हूं, मेरा बेंट ऑफ माइंड ऐसा है कि यार मुझे हर चीज में बिजनेस नजर आता है। मेरी तो मम्मी भी जब सब्जी लेने जा रही थी तो मैं उनको भी 2 सब्जी वालों की कैलकुलेशन करके दिखाता हूँ, इससे सस्ती मिलेगी, इससे महंगी पड़ेगी। तो ये सारी चीजें आपको जो है अपना एक रिसर्च माइंडसेट बना के वो लिखना पड़ेगा, अपना खुद का स्वॉट एनालिसिस करना पड़ेगा। आप जो कोर्स ज्वाइन करने वाले हो उसमें लिखने पड़ेंगे। साथ साथ आप आगे जो करने की सोच रहे हो, आज आप बैठ के अगर सीए करने की सोच रहे हो, आप सोच रहे हो कि मैं कॉमर्स लूंगा और मैं सीए करूंगा, मैं सीए ओरिएंटेड बातें ज्यादा कर पाऊंगा क्योंकि मैं उसी फील्ड से बिलोंग करता हूं, तो एक बार सीए करने से पहले सोचो कि भाई उसके पैकेजेस कितने लगते हैं। और हवा में मत उड़ो कि भाई आपने किसी सीए को देख लिया बहुत अमीर है तो चलो भाई हमारा भी काम ऐसे हो जाएगा। आप एक्चुअल में जाके ICIT.org की जो वेबसाइट है उसमें जाके आप पैकेजेस पता कर सकते हैं। जानने की कोशिश कीजिए कि आपको वहां पे क्या पैकेजेस मिल रहे हैं, क्या आपकी सैलरी होगी, कितना आप कमा पाएंगे और कितना वर्क लाइफ बैलेंस मेंटेन कर पाएंगे। आज की डेट में अगर हम बात करते हैं 2020 ने यही तो सिखाया भैया, वर्क लाइफ बैलेंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप सीए बन भी गए, आपका अच्छा पैकेज भी है, लेकिन आपके पास वर्क लाइफ बैलेंस नहीं है, आपकी मेंटल हेल्थ सही नहीं है, आप इसको सीए के एग्जांपल सारी चीज समझिए। तो ऐसा प्रोफेशन चूज करना है, ऐसी स्ट्रीम चूज करनी है। और स्ट्रीम एक बुक होती है 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल, उसमें हमेशा एक बात बोली जाती है कि ऑलवेज बिगिन विद द एंड इन माइंड। एंड हमारे साथ ये प्रॉब्लम है, हम एंड सोचते ही नहीं है। सो आप एंड गोल क्या देखते हैं अपना, उसके हिसाब से आज आप स्ट्रीम चूज करेंगे, उसके हिसाब से फिर जो है आप लोग अपना कोर्स चूज करेंगे आगे वाला। तो अपना एंड गोल माइंड में रखते हुए ये सारे डिसीजन लीजिए। आई थिंक यही दो चार बातें मेरे पास बताने के लिए। अगर स्पेसिफिक डाउट पूछना चाहेगा शीतल तो मैं जरूर लेना चाहूंगा, कोई भी अगर पूछना चाहता है तो प्लीज। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच। बहुत अच्छे से आपने इन बच्चों को ऐसे बताया कि ये उनको लग रहा होगा कि हम वाकई में, हम भी, हमारे साथ भी ऐसा हुआ होगा, सबके साथ ऐसा होता है, हम कोई अलग नहीं है। सबसे बड़ी बात, मतलब ये लगता है ना कि कई बार हम पूछने के लिए भी सोचते हैं कि मैं क्या पूछूं, मुझे साइंस लेनी है कि ह्यूमैनिटीज। ये पूछना गलत नहीं है, सबसे बड़ी बात के लिए ये आपने बहुत अच्छे से बताया। और आई वुड इनवाइट कोई भी, अगर सतेंद्र सर भी हमारे साथ हैं और नीरज जी भी हैं, तो आप बच्चों में से या पेरेंट्स में से किसी की कोई क्वेरी है तो प्लीज गो अहेड एंड आस्क। एक्सीलेंट टाइम यू कैन get solved your queries, क्योंकि these are real time people who are actually dealing with the runners in the industry, जो इस तरह के बच्चे और लोग इनको डायरेक्टली मिल रहे हैं, डाउट्स ये लोग क्लियर करते रहे। इफ एनीबडी इज इंटरेस्टेड, कोई टीचर्स की क्वेरी है, हमें से कोई भी पार्टिसिपेंट तो प्लीज आस्क। चलिए, अभी तो सब अभी
आज तो आई ओपनर्स हुए हैं, क्वेश्चंस बिल्डअप हो रहे हैं शायद। ये एक और दिक्कत है, ये मैं बोलूंगा कि हमारे स्टूडेंट्स में एक और दिक्कत है कि हम समझते नहीं है कि पूछने की इंपॉर्टेंस क्या होती है। तो इसके लिए एक बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है कि ही हु आस्क मे बी अ फूल फॉर 5 मिनट बट ही हु डोंट इज अ फूल फॉर लाइफ टाइम। जो पूछ लेता है वो 5 मिनट के लिए बेवकूफ होता है, जो नहीं पूछता वो लाइफ टाइम के लिए बेवकूफ बना रहता है। तो पूछ डाला तो लाइफ झिंगल आला। जो भी पूछना चाहते हैं, हाँ जी प्लीज। एक्सक्यूज मी सर, एक्सक्यूज या अच्छा आप पहले पूछिए, कोई नहीं। No, you ask. जिया प्लीज, यू है प्लीज। यस जिया। Yes, ma'am. Actually, I want to ask that I want to choose psychology after 10th. So, what will be the? What stream you should take up? Is that your question? Yes, ma'am. Okay. सतिंदर जी आप बताएं, अगर आप हेल्प कर पाए तो। जी जरूर जरूर। इसके अंदर स्कूल के पास ऑप्शंस होती हैं। नॉर्मली जो बच्चे जाते हैं साइकोलॉजी में, उसमें साइंस के साथ में जाते हैं। साइंस में क्या होता है कि यू कैन बिकम अ साइकेट्रिस्ट आल्सो, जो सिर्फ साइंस में मेडिकल वाले बच्चे ही बन सकते हैं साइकोलॉजी लेकर। पहला जो आपके पास ऑप्शन रहता है। सेकंड ऑप्शन आता है कि नहीं, मुझे सिर्फ साइकोलॉजी में जाना है, मुझे साइकेट्रिस्ट नहीं बनना, मुझे डॉक्टर नहीं बनना, राइट। तो उस केस में क्या होता है कि कॉमर्स विद मैथ और कॉमर्स विद साइकोलॉजी, ये एक ऑप्शन आ जाती है जिसमें आईपी, साइकोलॉजी, अकाउंट्स, इको, बीएसटी, इंग्लिश, ये सब्जेक्ट्स आ जाते हैं। तीसरा ऑप्शन आता है विद आर्ट्स। जैसे आप आर्ट्स में जाते हैं तो आर्ट्स में साइकोलॉजी एक ऑप्शनल सब्जेक्ट रहता है स्कूल्स के पास। अगर आपके स्कूल में है तो आप उस केस में साइकोलॉजी वैसे भी ले सकते हैं, साइकोलॉजिस्ट बन सकते हैं। अगर आप बाई चांस कहते हैं कि हमारे पास ये सब्जेक्ट्स नहीं है स्कूल में, तो 12th के बाद आप बीए इन साइकोलॉजी भी कर सकती हैं, और इग्नू से होती है ये, राइट। और इसके साथ एमए इन काउंसलिंग साइकोलॉजी भी कर सकते हैं, जिसमें साइकेट्रिक काउंसलिंग और जो नॉन सॉरी इसमें आती है क्लिनिकल साइकोलॉजी, जिसके अंदर बायोलॉजी जो है वो इम्पोर्टेंट है, जैसे मैंने बताया था साइकेट्रिस्ट के लिए। और दूसरी आती है एजुकेशन काउंसलिंग और साइकोलॉजिस्ट काउंसलिंग, जिसके अंदर जनरलाइज्ड काउंसलिंग आती है, लाइक बिहेवियरल साइंस आ जाती है, लाइक आपका लोगों के माइंडसेट को पढ़ना, माइंडसेट को समझना, लोगों की बॉडी लैंग्वेज को समझना, लोगों से बात करके इंटरेक्ट करके उनकी एक प्रॉब्लम को समझना और उसका फिर सोल्यूशन देना। ये धीरे धीरे आपको सारी चीजें प्रैक्टिकली आनी शुरू हो जाती है वंस यू गेट इनटू दिस लाइन। तो ये जरूरी नहीं है कि साइकोलॉजी के लिए आपके पास कोई भी स्ट्रीम होगी वो चलेगा, ऐसा कुछ इश्यू नहीं है कि वो स्ट्रीम नहीं चाहिए, ये स्ट्रीम चाहिए। डिपेंड करता है 10th के बाद साइकेट्रिस्ट बनना है आगे जाकर तो आपको साइंस विद मेडिकल होना चाहिए। अगर आपको क्लिनिकल साइकोलॉजी में जाना है तो आपके पास साइंस विद बायो होनी चाहिए, दैट इज अगेन मेडिकल। अगर आपको सिंपली जाना है काउंसलिंग के लिए कि यू वांट टू बिकम अ काउंसलर, चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट बनना है, राइट, उस केस के अंदर आपके पास कोई भी स्ट्रीम हो बेटा, लेकिन आप आगे जाकर साइकोलॉजी ले सकते हैं। और अगर 11th 12th में मिल जाती है स्कूल में, नथिंग लाइक दैट, बिकॉज 11th और 12th में आपका बेस बन जाता है, राइट। तो अगर मैं ह्यूमैनिटीज लूंगी अभी 11th-12th में, उसके बाद जाके मैं करियर काउंसलिंग में, थेरेपिस्ट में बेसिकली मैं ट्राई कर सकती हूँ। बच्चे आप जैसे 10th के बाद अगर आप आर्ट्स लेते हैं और आपके पास स्कूल में, क्योंकि मुझे कंफर्म नहीं है कि आपके पास 11th और 12th में आपके पास स्कूल में साइकोलॉजी एज अ सब्जेक्ट है या नहीं। अगर वो है तो आप इसके साथ कंटिन्यू कर सकते हैं, आपका एक अपर हैंड रहता है फ्यूचर में। लेकिन अगर वहां पर नहीं है स्कूल में ये साइकोलॉजी एज अ सब्जेक्ट, तो आप 12th के बाद जो ग्रेजुएशन करते हैं वो ग्रेजुएशन आप कर सकते हैं, जिसके अंदर मुझे इग्नू का आइडिया है कि इग्नू में कर सकते हैं, जामिया मिलिया इस्लामिया में भी कर सकते हैं। और ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन दोनों आपके पास होने चाहिए विद साइकोलॉजी। उसके बाद अगर आपको प्रोफेशनल साइकोलॉजिस्ट बनना है तो उसके लिए आपको आरसीआई रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है, जिसके बाद 1 साल का प्रोसेस है। लाइक रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया से एक आपको 1 ईयर का डिप्लोमा मिलता है, व्हिच गिव्स यू एन कवरेज एंड यू कैन वर्क एज अ प्रोफेशनल। तो उसमें आप एज अ प्रोफेशनल जा सकते हैं। हाँ, एजुकेशन काउंसलिंग, एजुकेशन गाइडेंस के लिए इन डिग्रीज की जरूरत नहीं है, आप सिंपली भी कर सकते हैं अगर आपके पास पूरी नॉलेज है तो। I hope you are solved with your query, Jia. Okay, Rajat जी आप कुछ पूछ रहे थे? Yeah, मेरी क्वेरी भी सेम थी जो मेरे को I got the answer. ह्यूमैनिटीज वाली मेरी क्वेरी थी, I got the answer. Okay. I think यही एक
काउंसलिंग का सबसे बड़ा यही फायदा है, जैसे हमारे सतेंद्र सर के पास इतना ज्ञान है, तो ये आउटराइट जो आंसर्स मिल जाते हैं के प्लीज बेनिफिट उठाइए, अपने डिसीजन सोच समझ के लीजिए। क्योंकि हम लोग ना, जैसे आप मुझसे बात करेंगे तो मैं ट्रेडिशनली कुछ फील्ड्स के बारे में बता पाऊंगा जो शायद मैंने खुद परस्यू करे, लेकिन जो व्यक्ति इस चीज को स्टडी कर रहा है, ही इज द राइट गाय, ही इज द राइट पर्सन जो आपको लीड कर सकते हैं, आपको बता सकते हैं कि क्या प्रोज एंड कॉन्स हैं और क्या क्या ऑप्शंस हैं आपके पास उस फील्ड के अंदर। मतलब मेरे लिए तो मैं सुन के खुद ही सोचा था यार इतना सब कुछ होता है साइकोलॉजी में। सो ये बहुत ज्यादा जो है वो जरूरी है, एंड यू शुड थैंकफुल टू योर स्कूल, टू योर टीचर्स के इस तरह के इवेंट्स जो है ऑर्गेनाइज कराए जा रहे हैं। सर मैं एक क्वेश्चन हाँ जी पूछिए। सर चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना मुश्किल होता है क्या? पापा कह रहे हैं कि साइंस, सर पापा कह रहे हैं कि साइंस लो, और मेरा बचपन से ड्रीम है कि मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट बनूं। भाई इसमें ना दो क्वेश्चन है। एक तो क्वेश्चन ये है कि आपको बचपन से ड्रीम क्यों है, मतलब बचपन में ऐसे ड्रीम कैसे देख लिया आपने, आपको कैसे पता सीए कौन होता है, एक बात। दूसरी बात, चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना मुश्किल होता है, ये तो सेशन में ही शुरुआत में ही शीतल मैम ने क्लियर कर दिया था। भाई मेरा 1 नंबर आया था 100 में से, अगर मैं कर सकता हूं तो मेरे ख्याल से कोई भी कर सकता है। मैं तो सिंपल सी बात बोल के चलता हूँ। मुश्किल उनके लिए होता है जो कंसिस्टेंटली पढ़ाई नहीं करते। और मैं आपको बता दूं, मैं सीए में टोटल 5 साल का सीए होता है, मैंने 5 साल में कंप्लीट किया है, क्योंकि मैं एक बार फेल भी हुआ था, तो मैं पूरी सीए में एक बार फेल हुआ हूँ, और उसके अलावा मैं कहीं पे कहीं रुका नहीं, आराम से अपना जो है निकल गया था। तो ऐसा कोई टफ वफ कुछ नहीं होता यार, इट्स जस्ट दैट कि आप मेहनत कितनी पुट इन करते हो। बट मेरा ना कोर क्वेश्चन है, आई थिंक सतेंद्र सर भी इस पे एग्री करेंगे, कि आपका ड्रीम कैसे बना ये, व्हाई इट इज योर ड्रीम, आपको क्या पता है सीए के बारे में, आपने कैसे सेलेक्ट किया कि यही मेरा ड्रीम है। आपकी उम्र मेरा ड्रीम तो कैटरीना कैफ होती थी यार। कहाँ गए दोस्त? आई थिंक मैं नाम मिस कर दिया, कौन कौन बोल रहे थे। सो ये जरूर जानो, ये जरूर से बोल रहे थे। हाँ अबुल, हाँ जी अबुल, हाँ जी जी बोलिए। We are waiting for your answer, Abul. Very interesting answer we are expecting from you. वैसे मैं बताती हूँ, मेरे को जो लगता था, मुझे लगता था कि सीए अगर बन गए, मतलब मेरा एक कजिन सीए था, तो मैंने उनको पढ़ते देखा था। मैं अपनी 8th क्लास में मैंने उनको देखा था, उनके पास he had rim of sheets, plain sheets. He used to write and write and write, और वो थोड़ी सी हमें दे देते थे, तो हम सोचते थे इसमें पढ़ना ही पड़ता है। और इसमें पढ़ने के बाद वो मतलब बड़े स्मार्टली ड्रेसअप होके जब वो अपने ऑफिस, जब वो सीए बन गए, फिर हमारे यहाँ से ही घर में आके जाते थे एक ऑफिस वगैरह, तो मुझे लगता है बड़े स्मार्ट बन के जाते हैं, किसी अच्छी कंपनी में काम करते हैं। इससे ज्यादा तो हम लोगों को पता नहीं होता था। अबुल आपको पता है तो बताएं। नहीं शायद मैं बता दूं। हाँ जी अबू प्लीज बोलिए। नो मैम, इससे आगे। हाँ, तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है ना, कि आपको इससे आगे नहीं पता, लेकिन आपने उसे अपनी दुनिया बना लिया। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो पहले उस कोर्स के बारे में अच्छे से जानिए, क्या है ये कोर्स, क्या डिमांड करता है। टफ और इजी तो मैं आपको बता रहा हूँ, टफ और इजी का सिंपल सा फॉर्मूला है। जब भी आपसे कोई बोले सीए टफ है, आप उसको मेरा यूट्यूब चैनल दिखा दिया करो, उसको पांडे सर से मेरी स्टोरी पूछवा दिया करो, पांडे सर बता देंगे डिटेल में, राइट। तो टफ और इजी तो आप पे डिपेंड करता है कि आप कितना हार्ड वर्क पुट इन कर रहे हो, एक बात, सिंपल सी बात। और दूसरी बात, सीए भाई किस तरह का कोर्स है समझाने के लिए शायद मुझे 1-2 घंटे चाहिए होंगे, कि उसमें क्या होता है क्या नहीं होता है, किसको सूट करेगा किसको सूट नहीं करेगा, राइट। तो पहले थोड़ा सा रिसर्च करो, आप अपना एक प्रीलिमिनरी रिसर्च जिसे बोलते हैं वो कंप्लीट करके रखो, कि किसके लिए कोर्स बनाए, किसको जाना चाहिए। और पापा भी साइंस के लिए क्यों कह रहे हैं, हर चीज के पीछे 5 क्यों पूछो, आपका आंसर अपने आप आ जाएगा, राइट। सर पापा इसलिए कह रहे हैं कि जॉब इसमें आसानी से मिल जाए। अच्छा, तो ऐसा तो भाई कुछ नहीं है, जॉब तो साइंस में और मैथ में से वैसे कोई कुछ पूछता है ना, जैसे हम लोग मैंने भी ये बोला कॉमर्स में भी मिल जाती है, कॉमर्स में भी मिल जाती है फॉर श्योर। और मुझसे कभी कोई पूछता है ना कि आगे कौन से कोर्स का स्कोप है, तो मैं तो आपको एक बात, बहुत बड़ी बात बोल रहा हूँ, इसे जिंदगी भर याद रखिएगा, जितने भी स्टूडेंट्स यहाँ बैठे हैं, कोर्स का स्कोप नहीं होता, कोर्स करने वाले का स्कोप होता है। जॉब कोर्स की नहीं लगती है, जॉब कोर्स करने वाले की लगती है। सो आप ये देखिए कि आप मैं आपको दिखा दूंगा, सीएस भी दिखा दूंगा मैं आपको, जो अनएम्प्लॉयड है पिछले 1 साल से, और मैं आपको भाई साइंस वाले भी दिखा दूंगा जो 1 साल से अनएम्प्लॉयड है। सो प्रॉब्लम ना ये नहीं है कि जॉब्स नहीं है मार्केट में, प्रॉब्लम ये है कि सही तरह का व्यक्ति नहीं है मार्केट में। तो आप चाहे साइंस लो चाहे कॉमर्स लो, अगर आपके पास वो रिक्वायर्ड स्किल्स है जो मार्केट ढूंढ रही है, तो आपकी जॉब लगेगी लगेगी, वो रोक नहीं सकता, राइट। वो
अलग एक डिस्कशन चाहिए मार्केट में, लेकिन ये बात कि भाई साइंस वालों की जॉब लग जाती है या कॉमर्स वालों की जॉब नहीं लगती है समथिंग लाइक दैट, ये सही क्राइटेरिया नहीं है अपनी स्ट्रीम चूज करने का, बिल्कुल भी ये सही क्राइटेरिया नहीं है। एब्सोल्युटली करेक्ट। आई थिंक नीरज जी, मुझे लगता है सर इसी पे मेरे एक फ्रेंड हैं मेरे नोन के अंदर, तो उनका जैसे आपने बताया कि पैशन क्यों, कोई अपना हॉबी को अपना पैशन बनाइए, तो उनका हॉबी थी स्पीकर बनाना बचपन से, मतलब 10 ऑनवर्ड्स 11 ऑनवर्ड्स। सो उन्होंने अपने इस हॉबी को उन्होंने एक पैशन बनाया, एंड मेरे नॉलेज में आज ही इज अ वेरी वेरी सक्सेसफुल स्पीकर मेकर। उनके स्पीकर डिस्कोथेक्स में पब्स में लगाए जाते हैं, एंड उन्होंने बहुत ही बढ़िया स्पीकर्स बनाए हुए हैं आज की तारीख में, और काफी जगह में सिनेमा हॉल्स में डिमांड है स्पीकर्स की। तो ये बात आपकी बहुत काफी हद तक सही है कि अपने हॉबी को अगर पैशन बनाएंगे अगर हम, तो कोर्स हार्डली मैटर्स इन दैट। राइट। शीतल मैं थोड़ा सा इजाजत चाहूंगा, मेरी 6:30 बजे एक और एंगेजमेंट है। आई वुड लाइक टू गिव यू डीप रिगार्ड्स फॉर दिस। आपने इतना टाइम भी निकाला, थैंक यू सो मच। एंड तो 1 मिनट अगर आप रुके तो आई वुड लाइक टू इनवाइट पांडे सर, नागेंद्र पांडे जी, आवर प्रिंसिपल, जस्ट 2 minutes and then we will। हाँ जी प्लीज प्रिंसिपल सर। सबसे पहले तो नीरज थैंक्स, आपने इतना समय निकाला, और मुझे लगता है नीरज ने ये नहीं बताया क्योंकि ये इनकी जब उन्होंने पहले मार्क्स तो बता दिए, बाद में जब ये कॉमर्स में गए तो इन्होंने बहुत मेहनत की और बहुत अच्छे मार्क्स लेकर पास हुए थे। तो आज की डेट में अगर हम एलुमनाई की बात करते हैं पूरे स्कूल में सरस्वती में, तो नीरज का नाम उसमें जरूर आता है, और हम सब इनका मिसाल देते हैं भाई ऐसे देखो, इस तरह जैसे इन्होंने बताया कि बार इन्होंने बताया, हो सकता है कई लोगों ने सीरियसली ना लिया हो, बट वो बहुत बड़ी अचीवमेंट है। देखो कहाँ से कहाँ आ जाए, और इन्होंने जो सीए तो बन ही गए, उसमें कामयाबी हासिल की, और आजकल सीए भी बना रहे हैं एक तरह से, इनके हाथों से बहुत सारे लोग सीए बने, तो बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी अचीवमेंट है इनकी। तो जैसे भाई सब कुछ बता ही रहे, सब लोग क्वेश्चन आंसर चल भी रहा है, तो मुझे लगता है कि नीरज को भाई हम थैंक्स कहेंगे, और नीरज अगली बार फिर आपको आना पड़ेगा, फिर हम कोई सेशन रखेंगे उसमें और जरा अच्छे थोड़ा सा स्पेसिफिक बात करेंगे, ठीक है नीरज? राइट सर, ऑलवेज अवेलेबल। गोपाल सर आपको बहुत याद करते हैं अभी भी। बिल्कुल सर, जब भी बुलाएंगे प्लीज मुझे व्हाट्सएप डालिए, कॉल कीजिए, मैं तुरंत आ जाऊंगा कभी। मतलब मुझे बहुत अच्छा लगा आप लोगों से बात करके, तो अच्छा लगता ही है, बट अगर मैं अपने जूनियर्स को किसी भी तरह से कोई भी वैल्यू दे पाया, एक भी चीज में उनकी लाइफ में ऐड कर पाया, तो इट विल बी माय प्लेजर, कंप्लीटली माय प्लेजर। चलो बहुत बहुत अच्छा लगेगा, और हमें बहुत खुशी होती है कि आप बड़ो और आगे नाम हो, हम आपके नाम से जाने जाएं, हमें बहुत खुशी होगी। ठीक है, थैंक यू सर, थैंक यू। I will leave, sir. Right? Okay. Yeah, please. Thank you, Shilpa. Thank you, Neeraj sir. हाँ जी, प्रिंसिपल सर, सतेंद्र जी और नीरज जी, मतलब जैसे ही हमने मतलब इनको अप्रोच किया, दोनों हमारे स्पीकर्स, दे आर सो ग्राउंडेड, सो डाउन टू अर्थ, कि उन्होंने एक बार में हमारी रिक्वेस्ट मान ली। और मैंने गूगल भी करके देखा सतेंद्र सर का वो जो सोशल अपलिफ्टमेंट फाउंडेशन बारे में, जो उनके बैकग्राउंड पे भी नजर आ रहा है, सो दे आर डूइंग अ ग्रेट वर्क। एंड मैं चाहूंगी कि आप जरूर उनके बारे में, उनके लिए भी कुछ कहना चाहेंगे। नहीं जरूर, मैं तो कह रहा हूँ सतेंद्र जी को हम बिल्कुल अपने से अलग नहीं मानते। इनको हमने जब भी इनको ऐसा लगता है कि हमें बल्कि लगता है, संकोच होता है कि मैं मतलब जैसे लगता है इनका काम है, हमारा नहीं है। और भंडार है इनके, बहुत सारी चीजें, वो नॉलेज है, वो एक्सपीरियंस है इनका, और सच में इनको एक कोई भी क्वेश्चन कोई पूछे तुरंत उसका आंसर इनके पास होता है, किस कौन सी लाइन में जाना है, कहाँ जाना है, किस तरह जाना है। और पहले भी हमारे से इनका कॉन्टेक्ट हम सबका रहा है, पहले मैं जब हरिनगर में था तो तब से सतेंद्र जी का काफी आना जाना स्कूल में रहा है, और बहुत सारे बच्चे इनसे बेनिफिट ले चुके हैं, इनके नॉलेज का, इनके अनुभव का। तो मुझे लगता है कि सतेंद्र जी आप तो हम आपको ये नहीं कहेंगे, हम आपको इनवाइट करेंगे, आप घर के कभी भी आप हमारे बच्चों को गाइड करेंगे, और हमारे लिए हम तो लकी हैं कि आप जैसे लोग हमारे साथ हैं। तो थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। ठीक है, सबका बहुत बहुत थैंक्स। अब देखो जो ऑर्गेनाइजर्स हमारे हैं, शीतल जी, अलका जी, बाकी जो 10th के क्लास टीचर्स हैं, इन्होंने भी बहुत, मुझे लगता है आपसे बात की होगी, नीरज से बात की है, और काफी समय से इन्होंने स्टार्ट भी किया, और बहुत सारे बच्चों ने जो कनेक्ट किया, पेरेंट्स ने कनेक्ट किया, सबको हमारी तरफ से, पूरे जो ललित महाजन वसंत विहार फैमिली है उसकी तरफ से बहुत बहुत थैंक्स। मुझे लगता है कि ये जो सेशन होगा सबके लिए बहुत अच्छा होगा। आगे हम फिर और आएंगे, आगे फिर मिलेंगे आप सबको, क्योंकि अभी उन्होंने एक तरह से बैकग्राउंड बनाया सबने मिल करके। अब थोड़ा बच्चे सोचें, पेरेंट्स सोचें, फिर हम मिलेंगे, फिर हम थोड़ा और इसको इम्प्रूव करके और मिलेंगे, और आपको अच्छा लगेगा कि आगे आने वाले टाइम में
और मुझे लगता है कि जैसा हमारे स्कूल कर रहा है शायद ही कोई स्कूल करता है, क्योंकि मैं तो बहुत सारे प्रिंसिपल्स को जानता हूँ, मिलता हूँ। तो आजकल पैंडेमिक में सब लेकर सब लोग घर बैठे हैं, तो हमने कहा कि भाई हम बैठ नहीं सकते, क्योंकि हो सकता है हमारी थोड़ी मेहनत से हमारे बच्चों को, जैसे उन्होंने बताया कि भाई थोड़ी सी हमारी अगर मेहनत हो जाती है तो उसमें हमारे बच्चे कहीं आगे पहुंच जाएं, आगे चले जाएं। तो हमेशा याद रखते हैं। नीरज तो एक एग्जाम्पल है। हमने तो मतलब हम कहते हैं ना, जो पेरेंट्स हैं और टीचर्स हैं ये तो जन्मजात काउंसलर्स होते हैं। जब नीरज का था, नीरज जगह में कुछ चीजें में याद रहती हैं ऐसे, तो हमारी थोड़ी सी ये थी, हम बच्चों को थोड़ा सख्त भी रहते थे, डांटते भी थे, मारते भी थे बल्कि कई बार, लेकिन पेरेंट्स ने कभी भी कंप्लेन नहीं की सर आपने क्यों डांटा, क्यों मारा। क्योंकि आज वही बच्चे, मैं मिलवाऊंगा आपको, एक दो बच्चे आईएएस बने हैं। वो कहते सर जी आप, गुरु जी आपके थप्पड़ की वजह से, क्योंकि थोड़ी स्ट्रिक्टनेस रहती थी हमारी, हम कभी इग्नोर नहीं करते थे किसी चीजों को। बाद में बच्चे याद रखते हैं, तो होता है थोड़ा सा कष्ट सहना पड़ता है, कई बार डांट सुननी पड़ती है। छोटे बच्चे हैं, ये उम्र है, ये डांट इनका प्रसाद होता है इन सबके लिए। तो मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में हमारे बच्चे बहुत आगे बढ़ेंगे। और ठीक है, सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे लगता है कि शीतल जी, अलका जी सब छुट्टी आज के दिन, फिर भी सब देखो शाम को मिल रहे हैं। तो थैंक्स सबको। थैंक यू सर। सभी को थैंक यू सो मच फॉर एवरीबॉडी, and we are out. Thank you so much. Okay, thank you.